हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम को कंसीडर करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या सिलेबस है, कितनी उस सिलेबस में यूनिट्स कवर होने वाली हैं, और आपको एक स्ट्रेटजी बना के आगे चलना है कि क्योंकि कुछ यूनिट्स हो सकता है कि आपके लिए आसान हो और कुछ यूनिट्स आपके लिए टफ हो। तो हम एक जो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। दैट मीन्स जो CSIR के थ्रू आपका गवर्न है वही आपका हर एग्जाम पे फॉलो हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो CSIR में 13 यूनिट्स के अंदर कवर होता है। तो हो सकता है कि कोर कोई यूनिट आपके लिए बिल्कुल कोर हो, बॉटनी वाली यूनिट हो सकता है, कोई बिल्कुल आपका जूलॉजी की कोर यूनिट है, और कुछ यूनिट्स हमारे क्या अप्लाइड यूनिट्स हैं। तो कौन सी यूनिट किस तरह से आपको पढ़नी है, इस तरह से हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी ला रहे हैं आपके सामने कि कौन कौन सी यूनिट पर आपको किस तरह से फोकस करना है, किस पर ज्यादा टाइम देना है, किस पर कम टाइम देना है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइफ साइंस के सिलेबस की बात करूंगा तो ये आपका स्क्रीन पर आपका 13 यूनिट्स शो हो रही है। इन 13 यूनिट्स को भी आप देखोगे तो आपके पास कौन सी यूनिट्स हैं, कुछ अप्लाइड यूनिट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, ये आपका क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। फिर आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल बायोलॉजी की यूनिट आ गई है। फंडामेंटल प्रोसेस जो हम जनरली फोकस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो आपका यहाँ पर फंडामेंटल प्रोसेस करके रिप्रेजेंट की गई है, तो ये आपका मोल बायो है। और उसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट देखोगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, और इसी यूनिट के अंदर इम्यूनोलॉजी का भी पार्ट कवर होता है। देन आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमको दोनों कंसिडर करने, एनिमल डेव बायो एंड साथ के साथ प्लांट डेव बायो। अगली यूनिट आप देखो तो वो है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी। दैट मीन्स आपको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में एक पूरी यूनिट आपका प्लांट्स के रिस्पेक्ट में है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। और अगला ही यूनिट रिप्रेजेंट किया गया सिस्टम फिजियोलॉजी, और आगे है एनिमल। दैट मीन्स एनिमल फिजियोलॉजी, और कंसिडर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ना है कि अदर एनिमल्स के साथ कुछ कुछ पॉइंट कंपैरिजन करना है। फिर आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो कॉमन जिसको हम बोल देते हैं जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स। उसके बाद अगला जो आपका डाइवर्सिटी है, आपको डाइवर्सिटी में आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डाइवर्सिटी पढ़ना है। दैट मीन्स अगली यूनिट आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोलॉजी होगी। फिर आपका एवोल्यूशन है, और लास्ट की जो दो यूनिट्स हैं वो आपका आप बोल सकते हो कि अप्लाइड यूनिट्स हैं। अप्लाइड आपका टेक्निक्स वाली यूनिट और आपका बायोटेक वाली यूनिट है, तो जो लिखा गया मेथड्स इन बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी के फॉर्म पर। ये 13 यूनिट्स आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जनरली आपका बायोकेमिस्ट्री है। और जो फंडामेंटल यूनिट थर्ड है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो मैं आज बात कर लेता हूं कि आपको कुछ दो यूनिट के बारे में फोकस करेंगे, एक जेनेटिक्स और एनुअल फिजियो के बारे में बात करते हैं। तो आपको उन यूनिट्स में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो आपका यूनिट 8 है, यूनिट 8 की बात करोगे तो ये एक अप्लाइड यूनिट है। दैट मीन्स इस यूनिट के क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे किसी भी एग्जाम पे। आप डीबीटी ले लो, ICMR, CSIR या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं, और या फिर आप कोई किसी IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे। अब आपको पढ़ना क्या है। अगर आप जब भी जेनेटिक्स पढ़ते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मेंडलिज्म यही आता है, ठीक है। मेंडलिज्म है, बिल्कुल है, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स बेसिक्स पॉइंट पे ही घूम जाती है। जैसे आपको पहले जीन्स का, मैं केवल अभी फोकस कर रहा हूँ आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो जेनेटिक्स वाली यूनिट 8 है उस पर अपने आप को कैसे इनहेंस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मेरी बात अगर मानो तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे कि जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, डिप्लॉइड सेल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, लोकस क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन पे कमांड करोगे। उसके बाद जब आप मेंडलिज्म पढ़ोगे तो मेंडलिज्म पढ़ने के लिए आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि मियोसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे जब मेंडलिज्म पढ़ोगे तो गैमेट्स बनाए जाएंगे, और गैमेट्स बनाए जाएंगे तो कौन सी प्रोसेस से, आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स आपके मियोसिस से बनेंगे। और मियोसिस जब आपका क्लियर होगा तभी आप
मेंडल्स का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आप सीख पाओगे, क्योंकि सेग्रीगेशन की बात हम किस फेज में करते हैं, एनाफेज में, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन की बात करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जेनेटिक्स पर अच्छी कमांड करना चाहते हैं यूनिट 8 पर, तो पहले आप कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। और बेसिक्स में भी आप पहले माइटोसिस मियोसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं कर रहा, आप केवल बेसिक लेवल की बात करो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे पहले ही आपको क्या मिलेगा, आपका यहाँ पर आपका मेंडेलियन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर कर लेना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर वही मैंने बोला आपको जीन्स के बारे में। जीन्स केवल एक सिंगल टर्म नहीं है, जीन्स को समझने के लिए आपको पहले क्या समझना होगा, एलील जीन समझना होगा, एलील समझना होगा, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक्स होना चाहिए, तब आप उस कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो स्टार्टिंग है ये बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसके बाद क्योंकि मेंडल्स जब आप पढ़ लोगे तो मेंडल्स के लॉ पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, वहां से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बेसिक्स मिलेंगे। इसके बाद जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ द मेंडलिज्म। यहाँ पर लिखा गया एक्सटेंशन ऑफ द मेंडलिज्म प्रिंसिपल, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो कौन सी टॉपिक पे करना है, जीन इंटरेक्शन पे करना है। और जीन इंटरेक्शन पे भी जब हम बात करेंगे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन की, तो वहां पर आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे आपका हो गया एपिस्टेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ पर क्या करेगा आपसे, क्योंकि ये आपका मेंडल्स का एक्सटेंशन है, तो जो मेंडलिंग जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हम याद रखते हैं। जब हम एक्सटेंशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं डेविएशन आपको मिलेगा, तो वहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आपके बदलते चले जाएंगे। कब, जब हम एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो एक्सटेंशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि आपको जीन इंटरेक्शन पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है। जीन इंटरेक्शन में आप जैसे एग्जाम्पल बात करो, एपिस्टेटिक एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन, फिर आप बात करोगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, कोलैबोरेटरी जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन्स, ये आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, तो आपको कमांड करनी है इस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे जब आप बात करोगे तो आपको कुछ क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप तभी सीख पाओगे जब आपको मियोसिस के बारे में आप अच्छे से सीखोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मियोसिस पे कमांड आपको करनी पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर जेनेटिक्स बेटर सीखनी है तो। उसके बाद जब हम मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्या फोकस करना है, फिर आपको फोकस करना है कि आप प्रोबेबिलिटी पे भी आपका बहुत ज्यादा कमांड करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम पे प्रोबेबिलिटी से बहुत आते हैं, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज पकड़ना बहुत आपके लिए टीडियस वर्क हो जाता है। दैट मीन्स एक लैंग्वेज ही अपने आप में क्वेश्चंस का नेचर बदल देगी। तो वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं प्रोबेबिलिटी के तो आप उन कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, जीन मैपिंग मेथड्स यहाँ लिखा गया। दैट मीन्स यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि आपको किसी भी क्रोमोसोम पर अगर जीन लोकेट है तो उन जीन्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स एक जेनेटिक मैप बना के, और यहाँ पर हमको फोकस करना है पर्टिकुलरली लिंकेज और टेट्राड एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। तो लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का, तो वहां पे आपको लिंकेज सीखना है। लिंकेज से कैसे हम जीन मैपिंग तैयार करते हैं, यानी कि दो जीन के बीच की डिस्टेंस सेम क्रोमोसोम पे कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है। लिंकेज ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन द प्लांट, ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जिसमें हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। और यहाँ पर जो आपको फोकस करना है वो करना है, जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो फिर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये मेंडल से हटके है, तो आप यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो कैसे डिफरेंस जनरेट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद इसी के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है मैटरनल इफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कंफ्यूजन हो जाता है जब हम मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं और मैटरनल इफेक्ट, दोनों के टर्म्स को आप लोग को क्या समझना है और मैटरनल इफेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है।
नेक्स्ट आपका जो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हमको जो फोकस करना है वो आपका जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म फोकस करनी है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपको एस्पेक्ट रखना है वो क्या रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका कंजुगेशन, कंजुगेशन के बाद आपका क्या, ट्रांसडक्शन। ये तीन मेथड्स को आपने सेपरेटली समझना है, लेकिन फिर आपको इसी मेथड्स को अप्लाई करना है जीन मैप के रिस्पेक्ट में, कि आप इनको यूज करोगे कैसे आपका बैक्टीरियल जेनेटिक मैप आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लिखा गया है स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द जीन्स। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जंप करो एक बार, तो नेक्स्ट जंप करोगे तो अगला है आपका ह्यूमन जेनेटिक्स। और ये ह्यूमन जेनेटिक्स में लिखा गया है पेडिग्री एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको कुछ इस तरह से सर्कल बना के देगा, आपका जो पिक्टोरियल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपसे पूछेगा कि ये पिक्टोरियल डायग्राम आपका कौन से इनहेरिटेंस पैटर्न को आपका गवर्न कर रहा है। दैट मीन्स ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। तो वो डायग्राम पहचान के आपको क्या करना है, जज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर और ज्यादा टफ करता है इस क्वेश्चन को। टफ कैसे करेगा, प्रीडिग्री को प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक कर देगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी और प्रीडिग्री लिंक होके आ गए तो अब आपको क्या करना होगा, वो एग्जाम, वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। तो इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो मेंडेलियन एक्सटेंशन है, जेनेटिक इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन जो है, उन पे बहुत ज्यादा टाइम देना है। पेडिग्री को सीखने के लिए आपको पहले पेन चला के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे आप तो सीख जाओगे। अगर एक बार आप प्रैक्टिस आपकी कंफर्म हो गई, अच्छे से हो गई है, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पेडिग्री आप आंखों से ही बिना पेन चलाए सॉल्व करोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज पकड़नी बहुत जरूरी है, वो आप प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। जब हम मेंडलिज्म की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव है, जब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पॉलीजेनिक वो क्वांटिटेटिव है। तो आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारा और आप बस सोच रहे हो कि इस एग्जाम के लिए रट लिया, और ऐसा नहीं है, आपको समझते हुए पढ़ना है। पहले अगर आप मेंडलिज्म सीख चुके हो बहुत अच्छे से, तो आपको कंपैरिजन करते हुए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप उनको कंपैरिजन करो, यहाँ ये है तो यहाँ ये है, कंपैरिजन करेंगे कौन कौन से पॉइंट डेविएट हो रहे हैं, कौन सा रेशियो आपका चेंज हो रहा है, ये आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ से फिर नंबर ऑफ इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने जीन्स इन्वॉल्व हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफाइन होता है। ऐसे ही आपका पर्टिकुलर पूछता है कि इस पर्टिकुलर जीन का एक्चुअल में इम्पैक्ट कितना है, एक एलील कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बन जाते हैं। तो ये अपने आप में भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है। म्यूटेशन सबके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। म्यूटेशंस में आपको अलग अलग तरह के म्यूटेशंस पढ़ने हैं। पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर बात करो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस तरह से आप कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आपका पर्टिकुलर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, उनके नाम और वो कौन सा म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, वो ये आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, लास्ट में सेकंड लास्ट की बात करोगे, स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जैसे आपने इन्वर्जन्स पढ़े हैं, ट्रांसलोकेशंस पढ़े हैं। ठीक है, इन्वर्जन में भी दो कैटेगरी हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में आप बोलोगे कि वहां से भी आपका ग्राफ एक फॉर्म दे देगा, फिगर के फॉर्म पे आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक आ जाएगा वो आपका क्रोमोजोमल एबरेशंस के अंदर काउंट हो जाएगा। और लास्ट में रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस नॉन होमोलोगस, यानी कि ये रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो कॉमन हो जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। हो सकता है कि ये टॉपिक यहाँ ना पढ़ा के आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप रिपेयर सिस्टम वहाँ पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपका ये टच किया जाता है। तो आप यहाँ पढ़ लो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ लो, पढ़ना आपको एक ही जगह है और आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस बायोलॉजी का सिलेबस डिफाइन है। तो मैं अगर आप पूरे इनहेरिटेंस बायोलॉजी के सिलेबस को कंसाइज करूं तो आप जो बात मेरी मानोगे वो क्या करोगे, पहली बात तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, टर्म्स जो हैं, जो टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप फोकस करोगे। दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करोगे, उन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो पेडिग्री के क्वेश्चन हैं, जिस तरह से आपको सिखाया जाता है, आप अपनी मर्जी ना लगाएं उस पर, जिस तरह से आपको डायरेक्ट सिखाया जा रहा है आप उन पर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। और जब आप
उन पे कमांड कर लोगे तो फिर आपको पेन नहीं चलानी पड़ेगी, और अगर पेन नहीं चलानी पड़ेगी तो आपके लिए क्वेश्चंस आंख देख के सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको पेडिग्री दी गई है, आप उसमें देखो, जनरेशन देखो, आप सीधे बताओगे कि एक्स लिंक रिसेसिव है या एक्स लिंक डोमिनेंट है, ठीक है, पेन नहीं चलानी पड़ेगी। फिर आप उसको लिंक करो प्रोबेबिलिटी के साथ, अगर प्रोबेबिलिटी सीख गए हो बहुत अच्छे से तभी तो आप लिंक कर पाओगे पेडिग्री के क्वेश्चंस पे। तो इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है वो आपका हर एग्जाम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं वो टॉपिक्स आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक अप्लाइड यूनिट है, और ये अप्लाइड यूनिट है तो इसके क्वेश्चंस हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। अगली यूनिट अगर मैं कंसिडर करूं तो एनिमल फिजियोलॉजी है, जिसको आपका सिलेबस में लिखा गया सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। अब देखो ये कोर आपका क्या हो जाएगा, ये अब आप बोलोगे बॉटनी वालों के लिए टफ हो सकती है और आपका जूलॉजी वालों के लिए यूनिट आसान हो सकती है, क्योंकि जूलॉजी वालों ने इनको इसको पढ़ा होगा, बॉटनी वालों ने मे भी इसको ना पढ़ा हो सकता है बायोटेक वालों ने ना पढ़ा हो। अब आपको क्या करना है, किसी यूनिट को छोड़ना तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ यूनिट बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिए हैं और कुछ ही यूनिट कवर किए हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि आपका बैड लक रहे और आप अपनी ही यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर क्या आएगा कोई नहीं जान सकता, वो तो एग्जाम पे पता चलेगा, ठीक। इसीलिए क्या करना है, आपको हर एक यूनिट को हल्का हल्का जरूर टच करना है। अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप टच करो, क्योंकि आपको तो पढ़ाया जाएगा सारा, ठीक है। अगर मैं एनुअल फीचर की बात करूं तो देखना, आपको वही लोग सीखोगे जिनको अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एनुअल फीचर पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स आपको अपनी बॉडी के बारे में क्या हो रहा है। भाई हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और सबसे पहला ही यूनिट आपका क्या, ब्लड एंड सर्कुलेशन है। तो भाई आपको ये तो जानना है ना कि आप ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, कौन सा ऑर्गन पूरे बॉडी में आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट कर रहा है, दैट मीन्स हार्ट की फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। कैसे पंपिंग हो रही है, किस तरफ आपका हार्ट के किस चैम्बर में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, किस तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सब क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करता है। आप अगर इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपके लिए टफ हो सकता है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एनुअल फिजियो पढ़ने के लिए। और भाई आप एक लाइफ साइंस स्टूडेंट हो तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लो, जो पहली यूनिटी है वो क्या, आपका ब्लड एंड सर्कुलेशन है। ब्लड एंड सर्कुलेशन, किस तरह से ब्लड पंप आउट हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई कट लगा तो कैसे हमारी बॉडी उसको मिनिमाइज करे कि जो लॉस हो ब्लड का वो कम से कम हो। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, मेथड्स पढ़नी है, तो पहली यूनिट में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे प्लाज्मा और सीरम को अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, कैसे मैकेनिज्म होती है ब्लड क्लॉट की, ये सब पहली पहली वाले चैप्टर में आ जाएगा। उसके बाद इसी से कोरिलेट जो अगला है वो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म पढ़नी है, पंप कैसे हो रहा है पूरी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से रन होता है ये आपको पढ़ना है, और कंपैरिजन करना है किसी और ऑर्गेनल और आपका एनिमल से, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट एक साथ कंसिडर हो जाती हैं। आपको कार्डियक साइकिल के बारे में सीखना है। अब बताओ, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है। हमारा हार्ट 0.8 सेकंड के बाद ब्लड को बाहर भेज रहा है, उसके बाद वो पूरे दिन भर कभी नहीं रुक रहा है, कॉन्टिन्यूस पंप आउट कर रहा है, कौन कौन से इवेंट है उसके अंदर, ये आपको सीखने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। तो ये तभी आप बहुत अच्छे से इस यूनिट को कवर करोगे जब अंदर से आवाज आएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपको बस ये देखना है कि आपका किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आपका गैसेस का किस तरह से होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है बॉडी में, CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म पर होता है ये पढ़ना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, उसका नॉर्मल कर्व क्या होता है, जब वो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो कौन कौन सी कंडीशन चेंज होंगी या कौन सी कंडीशन उसको राइटवर्ड शिफ्ट कराएंगे, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराने का क्या मतलब है, और वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनेंगे। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, अगर आप इसकी बात करो, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम करते हैं। तो एंडोक्राइन का मतलब आपको हार्मोन्स पढ़ने हैं, जो सबसे लास्ट वाला है, हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से रिलीज हो। भाई हार्मोन्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, इतना आसान टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते कि कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन सी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनका टारगेट सेल्स कहाँ है, वो कैसे आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, और जब वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो किस तरह के इंपैक्ट आपकी बॉडी में आपके जनरेट होते हैं, ये हार्मोन्स के अंदर आपको पढ़ना है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन। अब आपको देखो, आपने पूरे डेली लाइफ में, इससे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो
डायबिटीज के केसेस आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2। अब एक अंदर से आवाज आनी चाहिए ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है। आपको पता है हमारे सिलेबस में एंडोक्राइन पढ़ना है, और जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो पेनक्रियाज के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो फिर वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ पेनक्रियाज आ गया है, बीटा सेल्स आ गई हैं, अब हम ये डायबिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। और हो क्या रहा है, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे नहीं आ रहे हैं, वो आपका एनालिटिकल टाइप के घुमा के पूछ रहा है कि आपका एक इंडिविजुअल ने सुबह आपका वो डायबिटीज था, उसने आपका इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लिए, इस तरह से फिर आपका 12 बजे वो कहीं किसी पार्टी में गया और वहां जाके उसने ओवरडोज आपका ग्लूकोज आपका डाइट लिया, और उसका इम्पैक्ट आपका क्या होगा ब्लड में इंसुलिन का लेवल, ये इस तरह से पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन कर देगा। तो भाई ये सब क्या है, फ्रेम ही तो किए गए, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, और उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम कर दिए गए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर पर पढ़ने हैं, एंडोक्राइन और एंडोक्राइन को साथ के साथ कवर करना है नर्वस सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम में आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग पढ़ना है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग पढ़ना है, यानी कि आपका कुछ पेरिफेरल में भी जब आप जाओगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ से कवर करनी है। फिर अगर आप बात करो सेंस ऑर्गन में भी आपको बात करनी है किसकी, पर्टिकुलर कैसे आपका विजन, आपका कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपका विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर हियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको देखना है, ईयर की फिजियोलॉजी आपको देखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे तो आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है कि आप अगर ह्यूमंस में है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, ऐसे अगर कुछ और दूसरे इंडिविजुअल ले लेगा तो आपसे पूछेगा ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस उसमें पाया जाता है, तो वहां पर आपको एक कंपैरेटिव चीजें लेते हुए आगे बढ़ना है। ऐसी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन में किस किस पार्ट में कौन कौन से यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर आपका किस तरह से आपका रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, ये आपको पढ़ना है। यूरिन कंसंट्रेशन की मैकेनिज्म क्या है, ये आपको पढ़ना है। डिजर्ट्स एनिमल्स में आपका क्या एडेप्टेशन है कि वो अपने वैसे ही ऑलरेडी क्या है वाटर कम है, और आप अपनी बॉडी के वाटर को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकते हो, ये सारी मैकेनिज्म आपको फोकस करनी है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन में हम बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे आपका चीजें आपका क्या हो जा रही है, एक्लेमेटाइज हो रही है, इनको हमको पढ़ता है। फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे कौन भाई सबसे आसान टॉपिक एनुअल फिजियो का डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, क्योंकि बचपन से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोकस करना है वो जनरली आपका एलिमेंट्री कैनाल और आपका पर्टिकुलर टाइप जो भी आपका ग्लैंड्स हैं उनसे आने वाले जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको पढ़ना है, और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो जो रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ोगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जियोलॉजी वालों के लिए ये यूनिट आसान हो जाएगी, अदर स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो, लेकिन टफ है तो इसका मतलब छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ने हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ना है, ताकि इनसे आने वाले जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप छोड़ोगे नहीं यूनिट, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो बाकी इस तरह से हम और जो भी रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे कि आपको उस यूनिट्स में क्या फोकस करना है, क्या ज्यादा टच करना है, क्या आपको कम करना है, और क्या आप छोड़ सकते हो। इस तरह से रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज 2 यूनिट किए हैं, बाकी फिर 2 यूनिट के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल।